नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके स्कूल एग्ज़ाम से रिलेटेड या आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी साइंस आती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकेंड ऑप्शन इज चार्ज एंड थर्ड ऑप्शन इज साउंड। तो तीनों में से वाइब्रेटिंग बॉडी अगर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? तो इट विल प्रोड्यूस साउंड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज। तो देखिए, अगर टू एंड फ्रो मोशन होता है या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको क्या बोला जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, सेकंड ऑप्शन इज रोटेशन, थर्ड ऑप्शन इज रिवोल्यूशन। तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हॉलो कोकोनट शेल मेक्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, हॉलो कोकोनट शेल से क्या बनाया जाता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। उसका आपको नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एकतारा, सेकेंड ऑप्शन इज तबला, थर्ड ऑप्शन इज ढोलक। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए कोकोनट शेल की बात करी गई है, तो कोकोनट शेल से क्या बनता है? एकतारा बनता है। दिस इज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेड फ्रॉम कोकोनट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, एक पर्सन है, एक बच्चा है जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। आपको बताना है इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसमें ग्लासेस हैं, कई सारे ग्लासेस लिए गए हैं और ग्लासेस में अलग अलग लेवल तक पानी भरा गया है। किसी में देखिए पानी बहुत ज़्यादा है, किसी में पानी उससे कम है और किसी में पानी सबसे कम है। ठीक है, तो बताना है कि इसको क्या कहते हैं, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को या इस ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? दिस सिस्टम इज कॉल्ड जल तरंग। ठीक है, इसको जल तरंग कहते हैं बेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जल तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स विच इज कॉल्ड। तो वॉइस बॉक्स का आपको नाम बताना है। वॉइस बॉक्स को और क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लैरिंग्स कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है इट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स, थर्ड ऑप्शन में दिया गया इट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम। तो बिल्कुल इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड लैरिंग्स। तो आपको याद रखना है कि वॉइस बॉक्स जो होती है वो क्या होती है? लैरिंग्स होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है डैश इज द अपर इज एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप के अपर एंड में क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वॉइस बॉक्स होता है, सेकंड ऑप्शन इज पिना होता है एंड थर्ड ऑप्शन इज स्टिरअप। तो देखिए, पिना और स्टिरअप जो है वो यहाँ पे नहीं यूज होंगे। इसमें जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? वॉइस बॉक्स आएगा। तो वॉइस बॉक्स इज एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है साउंड नीड्स अ डैश फॉर प्रोपोगेशन। तो देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक चीज़ की जरूरत पड़ती है। बताना है आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन इज प्रेशर एंड थर्ड ऑप्शन इज मीडियम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड कभी भी बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो साउंड को एक क्या चाहिए होता है? एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है सॉलिड, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है लिक्विड एंड थर्ड ऑप्शन इज वैक्यूम। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, सबसे तेज़ी से ट्रेवल करता है साउंड सॉलिड में। तो साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, इट कैन ट्रेवल इन लिक्विड, वेयर एज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होगा। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है द शेप ऑफ द डैश पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल। तो फनल की तरह शेप होता है। ईयर के किस पार्ट का शेप फनल टाइप का होता है, आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनर ईयर, सेकेंड ऑप्शन इज मिडल ईयर एंड थर्ड ऑप्शन इज
आउटर ईयर। ठीक है, तो आप लोग अगर देखिएगा तो जो हमारा बाहर का कान होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, और वही जो हमारा आउटर ईयर है वो किस तरीके का होता है, एक इसको पिना बोलते हैं। ठीक है, और पिना जो है वो किस शेप का होता है, तो ये फनल शेप का होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आउटर ईयर। ठीक है, तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है व्हेन साउंड एंटर्स ईयर। तो देखिए साउंड जैसे ही एंटर करती है अपने कान में तो क्या होता है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल, एक कैनाल में ट्रेवल करती है। एट द एंड ऑफ विच, और उस कैनाल के एंड में क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, इज स्ट्रेच्ड टाइटली, और वो मेम्ब्रेन टाइटली स्ट्रेच्ड होती है। आपको बताना है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, व्हाट इज दैट मेम्ब्रेन कॉल्ड। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो होती है उसका नाम क्या होता है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम हो जाएगा। और इसको हिंदी में पर्दा भी कहते हैं। आप लोग ने अक्सर सुना होगा कि कई लोगों का अगर मान लीजिए बहुत तेजी से आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कोई बहुत लाउड म्यूजिक आया, जिससे क्या होता है कभी कभी ईयर ड्रम फट जाता है, पर्दा फट जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कहा गया द डैश इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। हमारे ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। तो रबर की तरह होती है, स्ट्रेच्ड हुई होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी ईयर ड्रम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम हो जाएगा। पिना क्या होता है, तो हमारा आउटर जो ईयर है जो हम लोग को दिखता है बाहर से, दैट इज कॉल्ड पिना। ठीक है, और उसका शेप कैसा होता है, कोनिकल शेप होता है, या ये कह सकते हैं फनल की तरह शेप होता है, जिससे ज़्यादातर जो आवाज़ है वो अंदर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 12 में कहा गया है साउंड वाइब्रेशंस मेक द डैश वाइब्रेट। तो साउंड वाइब्रेशन से कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाइब्रेट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लैरिंग्स वाइब्रेट होता है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है पिना वाइब्रेट होते हैं, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ईयर ड्रम वाइब्रेट होते हैं। तो देखिए होता क्या है, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल साउंड है, कोई बाहर से साउंड आई और हम लोग को सुनाई क्यों पड़ रही है, क्योंकि वाइब्रेशंस हमारे कान में जा रहे हैं, और जब हमारे कान में जाते हैं तो हमारे ईयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मतलब पर्दा भी हमने आपको बताया, यही ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और इसके वाइब्रेशन से ही हम लोग को साउंड क्या होता है, सुनाई पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईयर ड्रम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 में कहा गया है द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द डैश ईयर। तो आपको बताना है कि ईयर ड्रम जो वाइब्रेशन सेंड करता है वो किसको भेजता है। ठीक है, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। फिर सिग्नल कहाँ पहुँचता है, ब्रेन में पहुँचता है उससे। तो देखिए जो ईयर ड्रम है वो सिग्नल किसको भेजेगा, तो सबसे पहले समझिए आउटर ईयर क्या होता है जो हम लोग को दिखाई पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको कैनाल दिखाई पड़ेगा, ऑडिटरी कैनाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे आता है ईयर ड्रम, और उसके बाद आती है अंदर कॉक्लिया टाइप की चीज़ आती है, और वो आता है इनर ईयर में। ठीक है, तो ये हो गया आउटर ईयर, बीच वाला पोर्शन हो गया मिडिल ईयर, और अंदर वाली जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इनर ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनर ईयर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, ईयर बेटा टफ नहीं है, ईयर की हम एक वीडियो बना देंगे, उससे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, एंड इट इज कैरीड इन डैश डायरेक्शन इन एनी मीडियम। तो आपको बताना है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 2 डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इट ट्रेवल्स इन 1 डायरेक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन दैट इट ट्रेवल्स इन ऑल दी डायरेक्शंस। तो आपको याद रखना है कि साउंड एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है दैट ट्रेवल्स इन ऑल दी डायरेक्शंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम है, और इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। कौन सा पार्ट, देखिए ये पार्ट दिया गया है, आपको बताना है इस पार्ट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। तो इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ईयर ड्रम। दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ठीक है, दिस इज ईयर ड्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक कैनाल टाइप का दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल और ईयर कैनाल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पोर्शन, दिस इज कॉल्ड कॉक्लिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ वाइट कलर की आपको बोन्स दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पे आपको 3 बोन्स मिलेंगी, एक मैलिकस मिलेगी, इनकस मिलेगी और स्टेप्स मिलेगी। स्टेप्स को स्टिरअप भी कहते हैं, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा, स्टेप्स, और इसको कभी कभी क्या बोल दिया जाता है,
स्टिरअप बोल दिया जाता है, ठीक है। और जो बाकी दोनों इनको हैमर भी बोल सकते हैं और एनविल भी बोल सकते हैं। तो सबके दो दो नाम हैं, ये दोनों नाम आप लोग को याद रखने होंगे, हैमर, एनविल और स्टिरअप। और इसको एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, मेल्कस, इनकस और स्टेप्स। तो ये दो तरीके के नाम होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 16 में कहा गया द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द डैश ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं एक सेकेंड में, कोई भी अगर बॉडी है अगर ऑसिलेशन कर रही है, ठीक है, आपको बताना है तो उसको कहेंगे क्या, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद रखना है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। HERTZ इसका फुल फॉर्म होता है हर्ट्ज का, HERTZ। उसको कैसे लिखते हैं, HZ में लिखते हैं। टाइम पीरियड बेटा क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऑसिलेशन है तो दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। और अगर वेवलेंथ की बात करी जाए, वेवलेंथ क्या होता है, तो जो लेंथ होती है एक वेव की, ठीक है, एक साइकिल की जो लेंथ है ये लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। टाइम पीरियड की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भी मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी की मेनली हमसे यूनिट पूछी गई है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन इज गिवन एज सेकंड्स एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन एज मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 टाइम्स ऑसिलेशन हो रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई फ्रीक्वेंसी की तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, तो जितने भी ऑसिलेशन 1 सेकेंड में होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इसका मतलब 20 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कहा गया है लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डैश ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो आपको लाउडनेस के बारे में पूछा गया है कि लाउडनेस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर के होती है। तो लाउडनेस याद रखिएगा, लाउडनेस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साउंड की, जो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पिच बोला जाए, पिच अगर पूछा जाए पिच किस पे डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी इंक्रीज होगी साउंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 20 में बोला गया है द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड। अब लाउडनेस की आपको यूनिट बतानी है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस। अब देखिए, लाउडनेस की जो एसआई यूनिट है वो आपको क्या याद रखनी है, डेसिबल। और डेसिबल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्मॉल डी रहता है और कैपिटल बी रहता है, दिस इज कॉल्ड डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अबव डैश डेसिबल द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल। आपको बताना है साउंड की क्या वैल्यू हो जाए, मतलब साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाए, या ये समझ सकते हैं लाउडनेस क्या हो जाए, जिससे जो नॉइस है, जो भी साउंड आ रही है वो कैसी हो जाए, पेनफुल हो जाए। तो इसका जो आंसर है, अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यही पूरा स्टेटमेंट वहाँ पे दिया गया है, दैट अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें कहा गया व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। देखिए, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड बड़ा है,
द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, साउंड कैसी प्रोड्यूस होगी, लाउड प्रोड्यूस होगी। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो जो साउंड होगी वो कैसी होगी, तो आप आंसर देंगे लाउड होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तब साउंड कैसी होगी, ये आपसे पूछी गई है। तो साउंड क्या सॉफ्ट होगी, साउंड क्या फीबल होगी, और साउंड क्या हार्ड होगी। तो इसका आंसर क्या है, साउंड विल बी फीबल। तो फीबल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। सॉफ्ट नहीं होगी बेटा, सॉफ्ट दूसरी चीज होती है, यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी फीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें कहा गया है द डैश डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। तो श्रिलनेस की बात करी जाए या पिच की बात करी जाए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है साउंड की, तो ये डिटरमाइन करता है या तो एम्पलीट्यूड या तो फ्रीक्वेंसी या तो टाइम पीरियड। तो क्या डिटरमाइन करता है पिच को, तो पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साउंड की पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड की पिच भी क्या है, कम है। अगर पिच ज़्यादा है तो हम लोग ऐसे साउंड को क्या बोलते हैं, श्रिल बोलते हैं, श्रिल साउंड होगी वो। और अगर पिच कम है तो उसको सॉफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, गलती से 23 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द डैश ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। तो क्या किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, क्या चीज़ ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे श्रिल। तो अभी हमने बात करी थी आपसे और बताया था फ्रीक्वेंसी की बात करी जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उस साउंड को क्या बोलेंगे, श्रिल साउंड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। ऑडिबल रेंज ह्यूमन ईयर की। ठीक है, तो हम लोग की ऑडिबल रेंज क्या है, तो हम लोग याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज के अबव फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहेंगे ऐसी वेव्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। लेकिन हम लोग सुन क्या पाते हैं, तो हम लोग को जो सुनाई पड़ती है, जो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन ईयर की, दैट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से अगर मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो आपको बताना है वो कैसी वेव है। अभी मैंने आपको बताया था 20 हर्ट्ज से अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो वो कैसी वेव हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इंफ्रासोनिक वेव। तो 20 हर्ट्ज से कम मतलब इंफ्रासोनिक वेव। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है या 20 किलो हर्ट्ज बोला जाए, अगर 20 किलो हर्ट्ज से अगर ऊपर है तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। और ऑडिबल रेंज क्या होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात करी गई है। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है ऑडिबल रेंज की बात। बेटा ऑडिबल रेंज क्या होती है, हम फिर से बता देते हैं ऑडिबल रेंज के बारे में। तो ऑडिबल रेंज होती है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब जो पर्सन है वो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी नहीं सुन पा रहा है और जो पर्सन होता है वो 20 हर्ट्ज के नीचे भी नहीं सुन पाता। हर इंसान की कैपेबिलिटी है, ईयर की कैपेबिलिटी है कि वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे मान लीजिए 25 हर्ट्ज है तो इसको हम लोग सुन सकते हैं, मान लीजिए 27 हर्ट्ज है इसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ एनिमल्स की बात हो रही थी। देखिए हम लोग नहीं सुन पाते लेकिन एनिमल जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को फील कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एनिमल है, तो डॉग है। तो डॉग की अगर बात करी जाए तो वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की चीज़ों को फील कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करी जाए तो आपने अगर विसल देखा होगा, ठीक है, विसल के बारे में अगर आप जानते होंगे, सीटी आपने देखी होगी। ठीक है, तो वो होता क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और याद रखिएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो बहुत दूर तक ट्रैवल भी कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप विसल की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है, जबकि अगर कोई चिल्लाता है, कोई अगर बोलता है तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है उस केस में, कम रहती है। लेकिन विसल के केस में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा रहता है, पिच ज़्यादा रहती है।
ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने देखा होगा कई सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको अल्ट्रासोनिक वेव से डिटेक्ट किया जाता है। जैसे आप लोग ने अल्ट्रासाउंड नाम की चीज़ जरूर सुनी होगी, एक इक्विपमेंट होता है। हाँ ठीक है, डॉल्फिन और बैट की बात अगर करी जाए तो ये भी बिल्कुल सही है। तो डॉल्फिन और बैट भी क्या यूज़ करते हैं, तो ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। बच्चे जो आते हैं कमेंट बॉक्स में करते हैं बच्चे आंसर्स, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आते हैं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करी गई है, तो ये अल्ट्रासाउंड की बात करी गई है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड। तो अनप्लीजेंट साउंड्स को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है इट इज कॉल्ड श्रिल साउंड, सेकेंड ऑप्शन इज इट इज कॉल्ड फीबल, एंड थर्ड ऑप्शन इज इट इज कॉल्ड नॉइस। तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको याद रखना है कि कोई भी अनप्लीजेंट साउंड है उसको क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। कोई भी ऐसा साउंड है जो अगर आपको सुनने में खराब लग रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉइस बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लीजिए कुछ पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर एयर पॉल्यूशन की बात करी जाए तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स अगर एयर में आ जाते हैं तो ऐसे एक पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उस पॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से अनवांटेड आ जाए एनवायरनमेंट में तो उसको क्या बोलेंगे, नॉइस पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन बोलेंगे। इसी तरीके से आप लोग अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है, अगर बहुत लाउड साउंड है और अगर बहुत लाउड साउंड को कंटिन्यूअसली कोई सुन रहा है, ठीक है, तो उसको टेम्परेरी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, मतलब उसके जो कान है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, WHO ने मेंशन किया है 75 डेसिबल, लेकिन हम लोग सिर्फ उनकी उस चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, नॉइस इतना हार्मफुल है, हम लोग सिर्फ उस चीज़ की बात करते हैं जो NCERT कहता है। तो NCERT अगर आप चेक करेंगे तो NCERT कहता है 80 डेसिबल, इसलिए हमने आपको 80 डेसिबल बताया था। जो भी हमारे लिए फिजिकली टफ है, जो भी मतलब फिजिकली हमको हार्म कर सकती है नॉइस, दैट इज़ अबव 80 डेसिबल। ठीक है, एक बच्चा बता रहा है कि उसने WHO मेंशन 75 डेसिबल, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग NCERT बेस्ड चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या मतलब, यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाउ कैन दी नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन एन रेजिडेंशियल एरिया। आपके एरिया में भी जहाँ पे लोग रेजिडेंट्स होता है, रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, उस एरिया में क्या होता है, कैसे नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो नॉइस ऑपरेशन, जो भी नॉइजी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनको कभी भी रेजिडेंशियल एरियाज में सेटअप नहीं होने देना चाहिए। हालांकि सरकार इसके लिए बहुत सारे नियम लगाती है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी बात करी गई है। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स जो बात करी जा रही है, देखिए कई सारे लोग होते हैं जो बहुत खतरनाक टाइप के ऑटोमोबाइल के हॉर्न्स लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। थोड़ा सा RTO जो होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, उसको भी ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीज़। ट्रीज़ अगर प्लांटेड होगी आसपास, अगर रोड्स के आसपास या साइड्स पे अगर ट्रीज़ प्लांटेड है, तो वो क्या कर देती है, जो साउंड्स होते हैं उनको कट कर देती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे भी नॉइस पोल्यूशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। अब आते हैं कुछ NCERT क्वेश्चंस पे, ये बच्चों ने जरूर देखे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो अब जो दिया गया है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, तो साउंड किस में ट्रेवल कर सकती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो A ऑप्शन इज गैसेज ओनली, B ऑप्शन इज सॉलिड्स ओनली, C ऑप्शन इज लिक्विड्स, एंड D ऑप्शन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर D, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेज इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, जो लड़कियां होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनकी अगर आप वॉइस देखेंगे तो बहुत पतली होती है, और वॉइस जितनी पतली होती है फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड उतने ही ज़्यादा वो कंप्लीट करेंगे। ये बात आप लोग को याद रखनी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस केस में क्योंकि पूछा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी गर्ल की नहीं हो सकती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक इंसान, एक आदमी की, मतलब मैन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ट्रू फॉल्स कहा गया है। तो देखिए ट्रू फॉल्स में क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया साउंड कैन ट्रेवल
इन अ वैक्यूम, तो बिल्कुल सही है। हमने अभी पढ़ा भी था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उसी को टाइम पीरियड। देखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ये टाइम पीरियड बेटा नहीं होता, ये होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। टाइम पीरियड अगर पूछा जाए व्हाट इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक एक चीज को आपको समझना भी है, ये नहीं कि सिर्फ आपने ट्रू और फॉल्स याद कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। आलोक कटियार कह रहे हैं कि नाम ले लीजिए। ठीक है, तो नाम बेटा ले लिया। ठीक है, और कुछ चाहिए तो बताओ बेटा, वो भी कर दें। ठीक है, नाम लेने से, हाँ बेटा, हर एक चैप्टर के हम एमसीक्यूज बना देंगे, उसकी कोई चिंता ना करें। ठीक है, और नाम सिर्फ इसलिए हम नहीं ले पाते आप लोग का यहाँ पे, क्योंकि नाम लेने से होता क्या है कि कहीं ना कहीं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इंटरेस्ट जो होता है बच्चों का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक योर नेम ड्यूरिंग दी वीडियो सेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमको माफ़ करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 9 का जो वीडियो है बहुत जल्दी आ जाएगा, इसके बाद हम चैप्टर 9 ही ट्राई करेंगे। और वैसे चैप्टर 9 जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके वीडियो आ चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, चाहे वो एसएसटी के हों चाहे वो साइंस के हों, सभी के वीडियोस जल्द ही पोस्ट कर दिए जाएंगे, हो सकता है लाइव क्लासेस ही लगा दी जाएं। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर सी। इसी का पार्ट नंबर सी देखिए क्या कह रहा है। पार्ट सी कह रहा है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, तो एम्पलीट्यूड अगर वाइब्रेशन का ज़्यादा होगा तो क्या साउंड फीबल होगी, तो गलत है इसका आंसर, तो साउंड फीबल नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो साउंड होगी वो फीबल नहीं होगी, अगर वाइब्रेशन कम होता तो साउंड फीबल हो जाती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो साउंड कैसी होती है। ठीक है, अभी हालांकि हम लोग ने पहले देख भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, इसका पार्ट डी देख लेते हैं। पार्ट डी में क्या कहा गया है, पार्ट डी में कहा गया है फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्या ये पार्ट सही है, तो बिल्कुल सही है, अभी हम लोग ने देखा भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ई है, इसमें कहा गया है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी लोअर है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो क्या पिच ज़्यादा होगी, तो देखिए यहाँ पे बात करी गई है फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तब पिच ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट एफ है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। तो बेटा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि म्यूजिक तो एक अच्छा साउंड होता है, प्लीजेंट साउंड होता है म्यूजिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यूजिक की जगह आ जाएगा नॉइज। ठीक है, यह कह सकते हैं अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट जी है, इसमें कहा गया है नॉइज पोल्यूशन में भी मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो अभी हम लोग ने देखा था कि नॉइज पोल्यूशन सच में पार्शियल और टेम्परेरी हियरिंग इम्पेयरमेंट दोनों चीज कॉज कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो बेटा टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको टाइम पीरियड बोला जाएगा। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन या वन ऑसिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो अभी हम लोग बात कर चुके थे, तो लाउडनेस की अगर बात करी जाए तो लाउडनेस कहाँ से डिटरमाइन किया जाता है, लाउडनेस कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है, तो दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस लाउडनेस, तो ये भी बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए। इसके बाद पार्ट सी देख लेते हैं, पार्ट सी में क्या बोला गया है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बोली गई है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम लोग कई बार देख चुके हैं, दिस इज हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग पार्ट डी देखते हैं, पार्ट डी में बोला गया है अनवांटेड साउंड क्या होता है, तो अभी हम लोग ने देखा था, दिस इज कॉल्ड नॉइस। डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट में क्या बोला गया है, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो श्रिलनेस अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था, अगर कोई भी आवाज़ श्रिल है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी ये किससे डिटरमाइन किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन किया जाएगा, तो ई ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि हमने इसको टिक मार्क बना दिया है, हमने इसको मल्टीपल चॉइस में बना दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स
तो देखिए कोई पेंडुलम है वो 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 4 सेकेंड्स में, आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बच्चे अक्सर ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल आपको मना करेंगे कि आप फॉर्मूला मत यूज़ करिए। आप कैसे करिए, आपको करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में जो होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग 4 सेकेंड में ऑसिलेशन देख सकते हैं कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 सेकेंड में ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 40 टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 40 टाइम्स आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 सेकेंड में अगर ऑसिलेशन मान लीजिए कहा जाए, देखिए इसको हम लोग उससे करते हैं जिसको कहा जाता है यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 4 सेकेंड्स में ऑसिलेशन कितने हुए, 40 टाइम्स हुए, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इधर 4 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड में ऑसिलेशंस कितने हो जाएंगे, 40/4 मतलब 10 ऑसिलेशंस हो जाएंगे। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 10 हर्ट्स आ गई। मतलब हमने यहाँ पे आंसर में सिर्फ 10 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी ही पूछी है, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गई है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 10 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। इसके बाद आपको याद रखना है टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, या ये कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई थी, 10 आ गई थी, तो 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड से हो जाएगा, लेकिन पहले उसमें आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर सीधे सीधे 1/4 निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टी होता है, जो कैपिटल टी होता है जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, वो 1 रिवोल्यूशन का, 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे 40 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। तो ईजी क्या है, ईजी ये है कि पहले आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप क्या कर लीजिए, आप सीधे सीधे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो आसानी से हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो आपको 3 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना क्या है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। क्या ढोलक में वाइब्रेशंस होते हैं, सितार में होते हैं, या फ्लूट में होता है। हालांकि वाइब्रेशन के बिना साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन किसका वाइब्रेट करता है, तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है ढोलक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला गया है 500 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और कितने सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको पता है जितने भी वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, 500 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो 500 विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो 500 क्या हो गई, 500 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड भी अगर पूछा जाए तो पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप रख दीजिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 500 है, तो 1/500, और 1/500 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपका क्या आ रहा है, और आंसर की जो यूनिट होगी दैट विल बी सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अ लिस्ट ऑफ मीडियम्स इज गिवन बिलो। वुड दिया गया है, एयर, वाटर, वैक्यूम। आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ दीज मीडियम साउंड कैन ट्रेवल। तो देखिए साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा वैक्यूम में। तो किस में ट्रेवल कर लेगा, वुड में, एयर में और वाटर में। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। तो अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे थे कि लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताना है यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। तो क्या साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है? तो बिल्कुल सही है, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपोगेशन के लिए। थर्ड पार्ट में बोला गया है लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो बेटा लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं भी होती है, लाइट बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर लेता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सी ऑप्शन जो है इसका गलत है। और फोर्थ में क्या बोला गया है, साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, ये ऑप्शन सही है। अच्छा, इसी में मैं आपको बता देता हूं कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और अगर आप साउंड को देखेंगे तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, तो साउंड की स्पीड हो जाएगी 330 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेट स्पीड होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो 330, 344 ऐसे ऐसे करके आपको आंसर्स दिए जा सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली 340 तक ही आपको मिलेगा, तो 340 तक आप स्पीड पे आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो जो इसका गलत आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका मतलब 1, 2 और 4 इसका आंसर सही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो देखिए हमको फ्रीक्वेंसी दे दी गई 50 हर्ट्ज, आपको करना क्या है, टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप रख देंगे 1/50। 1/50 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप जीरो हटाइए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब एक और जीरो चाहिए होगा तो 5 2 जाते हैं, 0.02 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इज 0.02 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड। अगर मान लीजिए हम लोग को लाउडनेस कम करनी है, ठीक है, वी हैव टू, हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, तो अभी हमने आपको बताया था लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो लाउडनेस बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें कहा गया है डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। तो अगर हमको लाउडनेस कम करनी है तो हमको एम्पलीट्यूड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट्स कॉल्ड। लाउडनेस की एसआई यूनिट बतानी है तो अभी हम लोग कई बार इसको डिस्कस किए हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। तो लाउडनेस कौन डिटरमाइन करता है, तो लाउडनेस डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू। तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, तो 1 हर्ट्ज आप देखेंगे तो ये 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड के बराबर होता है। मतलब एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, 1 वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है 1 वाइब्रेशन, ये तो 1 वाइब्रेशन पर मिनट है। लेकिन होता क्या है 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज इज 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में एक वाइब्रेशन हो रहा है, एक मिनट में कितने वाइब्रेशन हो जाएंगे, 60 वाइब्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट में क्योंकि 60 सेकंड होते हैं तो 60 वाइब्रेशन हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 वाइब्रेशन इन 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 8th का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 9 में कहा गया है पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो पिच को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, पिच किस प्रॉपर्टी से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड एंड फोर्थ ऑप्शन इज लाउडनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अल्ट्रासाउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। देखिए अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करी गई है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो अभी हमने आपको बताई भी थी, इट इज अबव 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं और ये हमारा आज का शायद आखिरी क्वेश्चन भी रहेगा। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया सिंपल पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड्स। अब देखिए 10 ऑसिलेशन बनाए उसने, मतलब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट किए 20 सेकेंड्स में। तो आप ऐसे लिखिए, आप लिखिए 20 ऑसिलेशंस और कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, या ऐसे उल्टा हो गया, तो 20 सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो 1 सेकेंड के लिए आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो आ जाएगा 10/20 ऑसिलेशन, 10/20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में। तो 10/20 क्या हो जाएगा,
10/20 ही उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। आपको बताना क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 फ्रीक्वेंसी होती है। इसका आप रेसिप्रोकल, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ हर्ट्ज। अब हर्ट्ज, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए जो हर्ट्ज यूनिट है वो किसकी यूनिट है। तो हर्ट्ज जो यूनिट है ये किसकी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। किसकी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, पहली चीज तो ये आपको पता चल गई। दूसरी बात आपको क्या पता चलेगी, हर्ट्ज होती क्या है। ठीक है, तो हर्ट्ज की पूछी गई है, इसी की इक्विवेलेंट यूनिट और क्या हो सकती है, मतलब हर्ट्ज के जैसी दूसरी यूनिट क्या हो सकती है। तो हर्ट्ज को याद रखिएगा, हर्ट्ज को और क्या लिखा जा सकता है, साइकिल्स पर सेकंड लिखा जा सकता है। क्या, साइकिल्स पर सेकंड। तो जितनी भी साइकिल कंप्लीट होती है एक सेकंड में, मान लीजिए 10 साइकिल कंप्लीट हुई एक सेकंड में, तो हम लोग कहते हैं कि 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से उसको कह सकते हैं 10 साइकिल्स पर सेकंड। तो हर्ट्ज को क्या कहा गया, साइकिल्स पर सेकंड कहा गया। अब साइकिल्स की तो कोई यूनिट है नहीं, तो किसकी यूनिट होगी, सेकंड की। और सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर देखा जाएगा तो डी ऑप्शन जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, अबव डैश डेसिबल। अब ये जो डेसिबल है, ये जो स्मॉल में लिखा है, डी स्मॉल रहता है, बी कैपिटल रहता है, ये डेसिबल है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं डेसिबल। अब ये डेसिबल किसकी यूनिट होती है, तो लाउडनेस की यूनिट है। किसकी यूनिट है, लाउडनेस की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल। तो कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए जिसपे वो पेनफुल हो जाए, मतलब अगर उससे कम होगा तो पेनफुल नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया साउंड की लाउडनेस को तो कहीं ना कहीं वो डेसिबल, मतलब वो एक तरीके से पेनफुल हो जाएगा। जो कान है, जो ईयर होते हैं, उसको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो ये 80 डेसिबल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। मान लीजिए वेव फॉर्म बना रहे हैं, तो ये मान लीजिए वेव फॉर्म है, इस तरीके की मान लीजिए कोई साउंड वेव है। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का, उसको बोलते हैं ट्रफ। पहली दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एम्पलीट्यूड के बारे में बोला जा रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होती है, तो जो ये जो लाइन है, ये मीन पोजीशन कह सकते हैं, मीन लाइन कह सकते हैं। तो मीन लाइन से लेके क्रेस्ट की जो पोजीशन है, मतलब जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, जो कवर हाईएस्ट, ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वेव का, वेव जितना ऊपर जा रही है, उसी हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग एक तरीके से एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है वॉइस में या साउंड में, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है साउंड उतनी ज्यादा लाउड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। तो एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ज्यादा है। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो क्या होगी, साउंड कैसी होगी, लाउड होगी। और अगर इसी का उल्टा होता, मान लीजिए एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, जो आप हाइट देख रहे हैं ये इतनी ना गई होती, थोड़ी सी हाइट, बिल्कुल मान लीजिए यहाँ से ऐसी गई होती हाइट, ठीक है, बहुत नीचे रह जाती है अगर वेव, तो उसको क्या कहते हैं, तो उस साउंड को कहते हैं फीबल साउंड। तो फीबल साउंड में याद रखिएगा कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है, और लाउड साउंड में एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो देखिए 3 तरीके के मेनली आपको साउंड देखने को मिलेंगे। पहला अल्ट्रासाउंड जो कहा गया है वो रहेगा, दूसरा आपको इंफ्रासाउंड मिलेगा, ठीक है, या इंफ्रासोनिक वेव्स मिलेगी, ठीक है, और तीसरा जो होती है ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन ईयर की। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड समझ गए तो आप ऑडिबल रेंज अपने आप से समझ जाएंगे। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाएगा। याद रखिएगा उसको क्या कहता है, इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से सॉरी ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वेव ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तब उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलेंगे। 20 हर्ट्ज से कम है तो उसका इंफ्रासोनिक बोलेंगे। और याद रखिएगा ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इन वेव्स को इंसान के जो ईयर्स होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो इसको सुना जा सकता है, और इसी को इसलिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑडिबल रेंज ह्यूमन ईयर की क्या होती है तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा पानी पी ले जरा। तब तक आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, हम अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन का आंसर बताइए। कभी कभी हो जाता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस तरीके की। बेटा सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत जल्दी आ जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, अगले में कहा गया वॉइस ऑफ अ मैन इज हैवी कंपेयर टू दी वुमेन। देखिए मैन की जो वॉइस होती है, पुरुषों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, थोड़ी भारी होती है। वुमेन की वॉइस अगर आप देखेंगे थोड़ी सी पतली होती है। ऐसा क्यों होता है ये यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि होता क्या है, मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, लॉन्गर होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ हार्मोनल चीजें हैं जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड जो होता है मेल का वो बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लोएस्ट फॉर। अब अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए साउंड की, लोएस्ट किस केस में होगी? तो फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, वुमेन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन। किसी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए अब बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, फ्रीक्वेंसी साउंड की बोली गई है, लोएस्ट किस केस में होगी। तो बहुत सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोएस्ट पूछी गई है, तो हमने आपको बताया मैन की अगर देखी जाए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वुमेन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब वुमेन धीरे धीरे करके जब उसकी एज बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। मैन में उल्टा होता है, एज बढ़ती है फ्रीक्वेंसी। देखिए वुमेन में क्या है, जैसे वुमेन मान लीजिए अभी छोटी बच्ची है, उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बड़ी हो जाएगी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यंग गर्ल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, वुमेन की फ्रीक्वेंसी, अब देखिए अब यहाँ पर एक चीज पहले आपको समझनी पड़ेगी। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है बेटा मानस, यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लोएस्ट फॉर, सबसे पूछी गई है सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। ठीक है, सबसे कम पूछी गई, सबसे ज्यादा नहीं पूछी है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, मैन की होगी। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी आपको झंझट नहीं होना चाहिए। 7th पे आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पर TWO2 है। ठीक है, तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट हो या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ हो, उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है। इसको देखिएगा कि वेव के थ्रू हम इसको बताएंगे आपको। जैसे ये मान लीजिए आपकी एक वेव बन रही है, ठीक है, ये और ये 2 पॉइंट ले रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्रेस्ट हो जाएंगे। पहला क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है। ठीक है बेटा, ये दोनों क्रेस्ट हो गए। अब आपको बताना है दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब ये जो दूरी दिखाई पड़ रही है, इस दूरी को क्या कहेंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कहलाती है वेवलेंथ। तो इसी को याद रखिएगा, वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ कुछ और नहीं, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है,
एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है किसी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी याद रखिएगा, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वेव नंबर क्या होता है, ये थोड़ा सा नया आपको लगेगा। तो वेव नंबर होता है, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पर अगर देखा जाए लेमडा अगर कर दे तो उसको वेवलेंथ बोलेंगे, मतलब 1 अपॉन वेवलेंथ जो होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, ये अभी आपके फिलहाल कोर्स में, आगे आप जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। अब देखिए एक पेंडुलम है, ऑसिलेट जो कर रहा है, उसकी लेंथ फिक्स है, लेंथ याद रखिएगा उसकी फिक्स दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको बताने में से 4 में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये यहाँ पर हम लोग को बताना है। ठीक है, छोटा कर दे क्योंकि हमको लगता है प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में। चलिए ठीक है, तो देखिए पहले में कहा गया है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड करती है, तो आंसर है नहीं, फ्रीक्वेंसी का कोई भी डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड पे नहीं होता है। सेकंड में कहा गया फ्रीक्वेंसी एंड टाइम आर नॉट रिलेटेड, तो रिलेटेड तो है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, इसका मतलब दोनों इंटर रिलेटेड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। जब फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड कर रही थी, तो टाइम पीरियड भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो भी अगर देखेंगे आप तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और जो फोर्थ कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कैसे इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमको पता है फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और साथ ही साथ हमको ये भी पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट सारे के सारे क्या थे, गलत थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिफ्लेक्ट द साउंड बेटर। अब पूछा गया है साउंड को रिफ्लेक्ट करने में सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होगा। तो पहला थर्माकोल दिया है, दूसरा वाटर दिया है, तीसरा स्टील दिया और चौथा पेपर दिया। तो यहाँ पर स्टील जो होगा, ठीक है, वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, और सॉलिड जो होते हैं वो सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं किसके, साउंड के। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सबसे सही आंसर है। और याद रखिएगा स्पीड जो साउंड की होती है, ठीक है, स्पीड जो साउंड की होती है वो मैक्सिमम किस में होती है अगर पूछी जाए, तो मैक्सिमम होती है वो स्टील में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है श्रिल साउंड इज ऑफ डैश। अब देखिए श्रिल साउंड क्या होता है, यहाँ पर श्रिल साउंड के बारे में बताना है कि श्रिल साउंड क्या है। तो पहला लोअर फ्रीक्वेंसी, दूसरा हायर फ्रीक्वेंसी, तीसरा हायर एम्पलीट्यूड और चौथा लोअर एम्पलीट्यूड। तो अभी हमने आपको श्रिल साउंड के बारे में नहीं बताया, तो याद रखिए जब हायर एम्पलीट्यूड होगा तो अभी हमने आपको बताया था, लोअर एम्पलीट्यूड में बताया था। हायर एम्पलीट्यूड में आपने देखा था लाउड होगा साउंड, ठीक है, लोअर एम्पलीट्यूड में देखा था फीबल होगा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जब हायर होती है, जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसी साउंड की, तो उसको बोलते हैं श्रिल साउंड। तो श्रिल साउंड की फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा कि वो हायर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, प्रिंस का आंसर डी आ रहा है इसका, बेटा डी आंसर इसका नहीं सही है, इसका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, लोअर एम्पलीट्यूड में फीबल आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में देखिए कहा गया है द डैश इज विजिबल पोर्शन ऑफ द आउटर ईयर। अब देखिए इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा पोर्शन है जो विजिबल पोर्शन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कान का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ईयर का आउटर मोस्ट पोर्शन दिखाई पड़ता है। अब यही आपको पता होना चाहिए इस आउटर मोस्ट पोर्शन को कहते क्या है। ठीक है, तो इनकस हो गया, स्टेप्स हो गया, मैलियस हो गया। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या होती है, बोन्स होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये बोन्स हैं तो दिखाई तो पड़ेंगे नहीं, और क्योंकि आउटर ईयर में भी नहीं है, तो इसीलिए ये तीनों चीजें हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्या दिखता है, पिना दिखता है। तो ये जो पोर्शन है कोनिकल पोर्शन होता है, और इसको क्या कहा जाता है, पिना कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बोन हम लोग की बॉडी में कौन सी है, चलिए कोई बताए, ये जो तीनों दी गई इन्हीं में से एक है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी बताइए कौन सी है, इन तीनों में से एक बोन है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो एस से स्मॉलेस्ट होता है और एस से ही क्या होता है, स्टेप्स होता है। तो स्टेप्स जो है वो हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर बताने की सब लोग कोशिश करें। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, तो अभी हमने आपको बताया था
हियरिंग रेंज को कभी कभी कह दिया जाता है ऑडिबल रेंज। तो अगर ऑडिबल रेंज कहा जाए या हियरिंग रेंज कहा जाए तो परेशान ना होइएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं। हियरिंग रेंज का मतलब ये है कि कितनी फ्रीक्वेंसी तक पर्सन की आवाज़ को सुन सकता है, उसी को हियरिंग रेंज कहेंगे। हाँ बेटा, मानस बिल्कुल सही है, स्टेप्स इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हियरिंग रेंज पूछी गई है, तो देखिए अगर लेस देन 20 हर्ट्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक बोलेंगे, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज है तो इसका अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहेंगे। ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज है तो ये भी गलत है, इसका सही आंसर क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबका आंसर आ भी गया है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13th पे आते हैं, 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। अब देखिए पिच जो है वो कैसे डिटरमाइन होती है, पिच कैसे पता चलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पिच के बारे में बताना है। तो याद रखिएगा पिच जो है किस पे डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। और याद रखिएगा पिच जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, पिच जितनी ज़्यादा होती है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो पिच क्या डिटरमाइन कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर रही है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस। और पिच क्या डिसाइड करता है, मतलब पिच किससे पता चलती है, तो फ्रीक्वेंसी से। दो बातें समझिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस कम। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं सब लोग। कॉक्लिया इज पार्ट ऑफ, ये जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया जो है ये किसका पार्ट है, किस बॉडी ऑर्गन का पार्ट है ये। तो पहला दिया गया हियरिंग ऑर्गन का पार्ट है, कि स्मेलिंग ऑर्गन का पार्ट है, कि मस्कुलर ऑर्गन है, या ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे जो कॉक्लिया है ये किसका पार्ट होता है, तो हमारे ईयर्स का पार्ट है, तो ये हियरिंग ऑर्गन का पार्ट होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बेटा सही, बी ऑप्शन नहीं सही है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू डैश। अब देखिए 1 हर्ट्ज क्या होता है, 1 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी बताई थी 1 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल दिया हो या वाइब्रेशन दिया हो, याद रखिएगा एक ही बात है, तो इसको कह सकते हैं 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इसी को कहते हैं क्या, 1 हर्ट्ज कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर मिनट के टर्म्स में दिया है ना, तो अगर एक सेकंड में एक वाइब्रेशन अगर एक सेकंड में हो रहा है, तो बताइए, अगर समझिएगा इस चीज को, अगर एक वाइब्रेशन एक सेकंड में हो रहा है तो एक मिनट में कितने वाइब्रेशन होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक सेकंड में एक वाइब्रेशन हुआ तो एक मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो जाएंगे 60 वाइब्रेशन। तो 1 हर्ट्ज को और क्या कह सकते हैं, तो 60 वाइब्रेशंस पर सेकंड नहीं, पर मिनट कहेंगे। तो यहाँ पर 60 वाइब्रेशंस पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए पूछा जाता इसी में पर मिनट को हटा के पर आर कर देते, तो बताइए 1 हर्ट्ज में 1 हर्ट्ज का मतलब कितने वाइब्रेशन पर आर होगा। अब आप बताइए कितने वाइब्रेशन पर आर होगा, चलिए जल्दी बताइए कितने वाइब्रेशन एक घंटे में होंगे, बताइए 1 हर्ट्ज में कितने वाइब्रेशन एक घंटे में होंगे। जैसे आपने देखा 60 वाइब्रेशन होंगे 1 मिनट में, तो 1 आवर में कितने वाइब्रेशन हो जाएंगे, जरा कोई बताए। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखिए 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो 60 इंटू 60, तो कितने वाइब्रेशन हो जाएंगे 3600 वाइब्रेशन हो जाएंगे कितने घंटे में, एक घंटे में। तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, 3600 वाइब्रेशन पर आर भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बेटा मानस। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन में कहा गया साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। अब साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, वाटर में ट्रेवल कर सकता है, एयर में भी ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल कर सकता है, कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में। स्पीड की अगर बात करी जाए, साउंड की स्पीड की बात करी जाए, तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, सॉलिड में होती है स्पीड, फिर लिक्विड में होती है, फिर किस में होती है, एयर में होती है या गैस में होती है। ठीक है, तो सबसे तेज साउंड किस में चलती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे धीमे किस में चलती है, गैस में चलती है। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही मानस, हाँ इसका वैक्यूम बिल्कुल सही है। 17 क्वेश्चन बताइए, वेव स्पीड इज कॉल्ड। अब देखिए वेव स्पीड का फॉर्मूला बताना है, वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा इनमें से, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम होगा, वेवलेंथ माइनस टाइम होगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा, प्लस टाइम होगा। तो देखिए आपको अगर स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ डिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेव स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया, पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड में आप देख सकते हैं कि पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, मतलब 20 बार ऑसिलेट हो रहा है 4 सेकेंड में। इस चीज को थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दें, 4 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहे हैं, कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं। फाइंड द टाइम पीरियड। पहले समझिए टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा। तो आप अगर यहाँ पर देखिए यूनिटरी मेथड है, बिल्कुल बेसिक सा। 20 ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लग जाएगा, 4/20 लग जाएगा। 4 5 20, 1/5 हो गया। अब क्योंकि 1/5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करिए यहाँ पॉइंट मतलब डिवाइड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो 0.2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिवाइड तो करना आती होगा, बहुत आसान है बेटा। बिल्कुल ये एसएससी एग्जाम का भी वीडियो बना देंगे, 19 उसका भी लाइव ही लगा देंगे, जितने भी बच्चे होंगे पढ़ लेंगे उससे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। अब देखिए जितने वाइब्रेशंस होते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है बॉडी। अब जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जो 1 सेकेंड में मान लीजिए 10 वाइब्रेशन कर रही है, कोई बॉडी है जो 1 सेकेंड में 1000 वाइब्रेशन कर रही है। तो अगर पूछी जाए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो 1 सेकेंड में जितने ज्यादा वाइब्रेशन उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो जितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं 1 सेकेंड में उसको कहते क्या है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए क्या कहा गया, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए वेव है, तो ये जो पोजीशन जो लाइन दी गई है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन या मीन लाइन। ठीक है, मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो ये मीन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होती है बताया था, इसको क्या कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड पहला दिया है, ऑसिलेशन दिया है, पीरियोडिक मोशन दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस। वाइब्रेशन इज अ रिपीटेड डैश एंड डैश मोशन। तो वाइब्रेशन रिपीटेड कैसा मोशन होता है, तो टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो इसमें आ जाएगा टू एंड फ्रो इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द साउंड ऑफ हाई एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड। तो अगर मान लीजिए हाई एम्पलीट्यूड है किसी साउंड का, तो ऐसे साउंड को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे साउंड को हम लोग कहते हैं लाउड साउंड या लाउडनेस। ठीक है, लाउड साउंड कहेंगे इसको, लाउड साउंड कहा जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड में कहा गया साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइब्रेट। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, अ टाइट मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स एट अ मच डैश फ्रीक्वेंसी देन अ लूज वन। तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई टाइट मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए तबला है, तो तबला अगर आप लोग ने देखा होगा उसमें एक पेंच टाइप का होता है जिसको टाइट किया जाता है। और टाइट क्यों करते हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी उससे हाई निकलती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी अगर मेम्ब्रेन को टाइट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साउंड ट्रेवल्स डैश इन स्टील देन इन वाटर। तो साउंड की स्पीड की बात करी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है लिक्विड में, और सबसे कम कहाँ पे होती है, सबसे कम होती है गैस में साउंड की स्पीड। तो साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, स्टील में होगी। तो ट्रेवल्स फास्टर इन स्टील देन वाटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में फास्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, सिक्स्थ पार्ट है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। तो फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करी जाती है, तो ये हर्ट्स में मेजर करी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्स, HERTZ, और इसको लिखते हैं HZ से। नेक्स्ट देखते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो अगर मान लीजिए वैक्यूम है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम। नेक्स्ट क्या कहा गया है, द टाइम टेकन, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज़ वाइब्रेटिंग एट 10 हर्ट्स। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमको दे दी गई है कितनी, 10 हर्ट्स। हमसे क्या कहा गया है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है। तो आंसर आ जाएगा 1/10। तो 1/10 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम लोग 0.1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के किस फिनोमेना से या किस प्रॉपर्टी से हम लोग लाउडनेस डिटरमाइन कर सकते हैं, तो लाउडनेस डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड से। और एक होती है पिच, पिच को डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारे पास कुछ मैच द कॉलम है। तो पहला मैच द कॉलम हम लोग देख लेते हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसीज है जो बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स होती है, तो इसको जी पार्ट से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग आपको बताना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कितने उसकी होगी, तो वो 10 डेसिबल की अप्रॉक्सीमेटली होती है, तो इसको 10 डेसिबल से हम लोग जोड़ देंगे। डीबी जो होता है वो डेसिबल होता है, DECIBELS डेसिबल्स। ये लाउडनेस की या साउंड की एक यूनिट भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेनली पूछा गया है कि क्या मीडियम। तो देखिए रेडियो वेव्स एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड को हम लोग किससे ज्वाइन कर दें, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉग्स कैन हियर फ्रीक्वेंसीज। तो डॉग्स जो होते हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अप टू 40,000 हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की भी फ्रीक्वेंसी डॉग्स सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहा गया है द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन अ मैन। तो लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड कितनी होती है एक पर्सन में, ये आपको बताना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 20 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है वो ट्रू और फॉल्स है, मतलब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट का गलत है और कौन सा स्टेटमेंट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो टाइम होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको फ्रीक्वेंसी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो ए पार्ट फॉल्स हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑडिबल रेंज अगर पूछी जाए ह्यूमन ईयर की या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए ह्यूमन ईयर की, तो वो कितनी होती है 20 हर्ट्स टू 20,000। लेते हैं थर्ड में कहा गया है लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। बिल्कुल सही बात है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साउंड की अगर स्पीड आप जनरल देखेंगे या नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो वह अप्रॉक्सीमेटली होती है 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब एयर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट इज लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच। तो ये गलत है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया है मैन कैन नॉट हियर साउंड ऑफ बैट्स। तो क्या बैट्स, अब देखिए बैट्स जो होते हैं, बैट्स कैसी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो बैट्स अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज श्रिलर साउंड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो श्रिल साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। लाउड साउंड हैव हाई फ्रीक्वेंसी। तो लाउड साउंड के पास फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ये चीज़ गलत है। लाउड साउंड है इसका मतलब उसके पास क्या हाई है, उसके पास एम्पलीट्यूड हाई है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि श्रिल साउंड क्या होता है और लाउड साउंड क्या होता है। बच्चे सोचते हैं दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है नाइन्थ क्वेश्चन है ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड। तो सारे वाइब्रेटिंग बॉडीज क्या साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट इन एयर स्लोअर इन आयरन। तो ये बात क्या सही है, तो देखिए एयर में फास्टर नहीं ट्रेवल कर सकती है साउंड, क्योंकि आपको पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में होगी। तो ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम लोग पहले भी बहुत सारे करा चुके हैं, तो उस सेशन को भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको फिर से देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते किस में है, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। तो देखिए जो पेंडुलम है वो 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 4 सेकेंड में। आपको बताना क्या है, आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो देखिए 40 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 40 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लग रहा है 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लगेगा 4 बाय कितना, 4 बाय
40 सेकेंड्स। और 4/40 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। थर्ड देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक नॉर्मल देखिए बात करी गई है, नॉर्मली जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइब्रेशन इन अ बॉडी प्रोड्यूसेस। तो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, बेसिक सी बात है। ईयर ड्रम किसका पार्ट होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है ईयर ड्रम, इसी को कान का पर्दा कहते हैं। तो ये किसका पार्ट है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनवांटेड साउंड आर कॉल्ड। तो अनवांटेड साउंड को क्या कहा जाता है, इसको नॉइस कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, में क्या, मैन में नॉर्मल लेंथ जो वोकल कॉर्ड की होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो सेवेंथ क्वेश्चन का जो अगर आप आंसर देखेंगे तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो 200 वाइब्रेशन पर सेकेंड हो रहे थे। अब आपको बताना क्या है, टाइम पीरियड बताना है। तो 200 वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है 200, फ्रीक्वेंसी 200 हो गई, आपको टाइम पीरियड बताना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो 1/200 इसका आंसर हो जाएगा, और 1/200 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर यही आने वाला है 0.005 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन वन साइड इज कॉल्ड। तो एक साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ है, तो ये जो होता है इसमें ये जो डिस्टेंस होती है एक साइड की डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस अ डैश। तो देखिए हाई फ्रीक्वेंसी अगर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ये आपको बताना है, कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इसका जो आंसर होगा 10th पार्ट का आंसर श्रिल होना चाहिए। यहाँ पर श्रीक लिख गया है, श्रीक भी नहीं होगा, इसमें श्रिल होगा, SILL, श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी में नेक्स्ट पार्ट कहा गया है, हो गया था हमारे पास 11th के बाद 12th पे आते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड। तो देखिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी की, किससे, मीन पोजीशन से। अब मीन पोजीशन क्या होती है, भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो ये मान लीजिए आपके पास ग्राफ है, ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली पोजीशन दिखाई पड़ रही है इसको कहा जाएगा मीन पोजीशन, और ये होती है आपके पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज पार्ट 13 देख लेते हैं, साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। तो साउंड ऑडिबल रेंज में क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो 13th का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड, बी पार्ट है सोनिक साउंड, सी पार्ट है सबसोनिक साउंड और डी पार्ट है लाइट साउंड। ठीक है, तो ऑडिबल रेंज में जो साउंड होती है उसको क्या कहते हैं, सोनिक साउंड कहते हैं। मतलब जो सुनने योग्य होगी, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, सोनिक साउंड कहेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड, फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसोनिक साउंड की, तो देखिए ये लेस देन क्या होगी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज भी नहीं होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये लेस देन 20 हर्ट्ज, क्या चीज़ सही है। यहाँ पे सब सोनिक, देखिए यहाँ पे सोनिक नहीं दिया गया है, सब सोनिक दिया गया है। सब सोनिक क्या होती है, एक तरीके से इंफ्रासोनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब सोनिक कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक, यहाँ पे हम देखिए सोनिक बोल रहे थे, सोनिक का मतलब क्या होता है, ऑडिबल रेंज। सब सोनिक का मतलब क्या होता है, बिलो ऑडिबल रेंज, मतलब 20 हर्ट्ज से भी नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 5th पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए अब हम लोग अगले चैप्टर को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अगले चैप्टर को हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आज का एक छोटा सा वीडियो था। इसी तरीके से हम लोग बहुत जल्द आपके लिए सारे चैप्टर्स के जितने भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं या जितने चैप्टर आपके पास हैं कोर्स में, उनके 1-2 दिन में वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग भी चाहते हैं आप लोग हमको सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, जिससे कम से कम हमको भी पता चले कि बच्चे, इतने बच्चे हैं जो सीरियस होकर कम से कम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पर एक नए चैप्टर के साथ, जो हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है, उसके हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके सामने लेके, फिलहाल इतना ही।